जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक खबर के बारे में जो कि यूनेस्को की साइट से संबंधित है तेलंगाना में। तो उसी खबर को देख लेते हैं। तो देखिए, उससे पहले हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जो कि इसी नाम से है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो आइए देख लेते हैं खबर क्या है। तो खबर देख लीजिए कि स्टैंडिंग स्टोन ऑफ मुदुमला इन तेलंगाना ऑन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो खबर यह है कि भारत के जो नए नए जो है 6 स्थलों को यूनेस्को की टेंटेटिव की जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं उससे पहले जो है, तो देखिए सबसे पहले दिया गया है कि भारत के 6 नए स्थलों को यूनेस्को की टेंटेटिव विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों को शामिल करने के साथ ही भारत के अब 62 स्थल ऐसे हैं जो अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। यह उन संपत्तियों की सूची है जिन्हें प्रत्येक देश विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित करना है। यानी कि अब हम बात करते हैं टेंटेटिव लिस्ट। तो टेंटेटिव लिस्ट में बात कर लेते हैं। तो टेंटेटिव लिस्ट उसको कहते हैं, जैसे भारत ने मान लीजिए अभी तक डेटा दिया गया है कि 62 है। तो मतलब भारत यूनेस्को की जो है सूची में अपने 62 स्थल ऐसे हैं जिनको जो है शामिल कराना चाहता है। तो ये भारत की तरफ से एक तरीके से कह सकते हैं सुझाव दिया जाता है कि मतलब हमारे ऐसे 62 स्थल हैं जिनको जो है यूनेस्को की परमानेंट सूची में शामिल किया जाए। तो जितने भी देश जो है अपने अपने देशों में जो है शामिल करवाना चाहते हैं वो अपने यहाँ की टेंटेटिव लिस्ट बनाते हैं, जैसे एक अस्थायी सूची कहा जाता है इसे। तो देख लेते हैं आगे। वर्तमान में भारत की 43 संपत्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित हैं। 43 संपत्तियां यानी कि 43 जो है हेरिटेज साइट हैं वर्तमान में भारत के। तो जिसमें देख लेते हैं 35 है कल्चरल साइट है, 7 है नेचुरल साइट है और एक मिक्स्ड श्रेणी में भी है। तो 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित श्रेणी में शामिल हैं। अब जो 6 नए स्थल हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से स्थल हैं, फिर इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आज ही। तो सबसे पहला स्थल है ये मुदुमल मेगालिथिक मेन्हीर, ये तेलंगाना में है। बुंदेला महलों और किलों का समूह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में आप लोग जानते ही हैं। फिर मौर्य मार्ग पर अशोक के शिलालेख वाले स्थल है। फिर 64 योगिनी मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर ये भी है। फिर सबसे अब आइए देख लेते हैं एक एक करके सबको। तो सबसे पहले देख लेते हैं मुदुमल मेगालिथिक मेन्हीर यानी जो तेलंगाना में है। यह कृष्णा नदी के किनारे है और तेलंगाना के नारायणपेट जिले में है। मुदुमल गांव से लगभग 4 किलोमीटर। कहाँ पर है ये? कृष्णा नदी के किनारे। मान लीजिए एक नदी बह रही है तो ये कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक, कहाँ पर है? यहीं पर नारायणपेट जिला है और जिले में मुदुमल गांव है। वहाँ से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी मान लीजिए ये एक गांव है। अब ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। तो इस गांव से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम माने मतलब यहाँ इस साइड में अवस्थित है ये गांव है मुदुमल गांव। तो ये वहाँ पर स्थित है। यहाँ पत्थर खगोलीय घटनाओं के अनुसार व्यवस्थित है। यह स्थल मेगालिथिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया मुदुमल मेगालिथिक मेन्हीर तेलंगाना वाले में। फिर अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ की दूसरी लिस्ट। देखिए यहाँ दिया गया बुंदेला महल और किलों का समूह जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ये यहाँ पर 6 प्रमुख स्थल हैं। गढ़कुंदर, किला राजा, महल जहांगीर, महल दतिया, महल झांसी, किला धुबेला महल, इतने हैं। महत्व क्या है इसका? महत्व ये है कि 16वीं से और 19वीं शताब्दी तक बुंदेला राजपूतों के द्वारा ये निर्माण कराया गया था इसका। फिर मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के साथ गठजोड़ और संघर्ष का गवाह है मतलब। फिर स्थापत्य शैली में सुरक्षा और सौंदर्य का ये मतलब अनूठा मिश्रण है ये। फिर आइए हम लोग देख लेते हैं आगे कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी। ये जगदलपुर बस्तर जिले में है जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। इसकी विशेषता को देख लेते हैं। तो मतलब किस लिए फेमस है, ये कौन सी विशेषता है उसकी? तो यहाँ पर साल, सागवान, बांस के जंगल है। बस्तर मैना पक्षी जो मानव की आवाज़ की नकल कर सकता है, माने ह्यूमन की वॉइस की जो है नकल कर सकता है।
बस्तर में मैना पक्षी है। 3 प्रसिद्ध गुफाएं भी यहाँ हैं, कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, दंडक गुफा। मौर्य मार्ग पर अशोक के शिलालेख वाले स्थल देख लेते हैं कौन से हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि में सम्राट अशोक के द्वारा धर्म, शांति और प्रशासनिक संदेशों का प्रसार किया गया था इस पर। प्रमुख स्थल जैसे सांची, रूपनाथ, गुज्जरा, पंगुरिया, ये सब है। फिर अब देख लेते हैं हम लोग 64 योगिनी मंदिर जो कि कई राज्यों में है। तो मुख्य मंदिर इसका है मितावली, मुरैना मध्य प्रदेश में है। अन्य स्थल उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अब इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं कब इसका मतलब निर्माण हुआ था। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा जो थे युवराज देव द्वारा निर्मित किया गया था। वास्तुकला की बात करते हैं तो ये 64 योगिनी प्रतिमाओं से घिरा गोलाकार मंदिर है। शिवलिंग की उपस्थिति है, नर्मदा नदी के किनारे पर अवस्थित है। फिर गुप्तकालीन मंदिर की बात कर लेते हैं जो उत्तर भारत के हैं। तो उसमें इसका जो है टाइम पीरियड देख लेते हैं, चौथी से 6वीं शताब्दी तक है। इसकी विशेषता क्या है कि हिंदू और बौद्ध स्थापत्य शैली का मिश्रण है इसमें, यानी कि हिंदू बौद्ध स्थापत्य शैली और बौद्ध स्थापत्य शैली का मिश्रण है, जैसे गर्भगृह, मंडप, मुख मंडप वाली संरचना आदि है। फिर महत्व में देख लेते हैं, भारतीय मंदिर वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, गुप्तकालीन जितने भी मंदिर हैं वो सब। तो ये रहा आज एक यूनेस्को की साइट से संबंधित। अभी एक खबर हम लोग और आज देखेंगे, उसको देख लेते हैं, आइए। अब दूसरी खबर ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है ये। तो अभी चुनाव आयोग के द्वारा जो है जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको जो है चुनाव की जो सुधार मतलब चुनाव जो प्रक्रिया होती है उसमें सुधार के लिए उनको चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। तो उसी से संबंधित एक खबर छपी थी, तो उसी को हम लोग देखते हैं। वाई आर इलेक्टोरल रिफॉर्म नेसेसरी, यानी कि जो है चुनाव सुधार आवश्यक क्यों है, इसके बारे में एक बैठक होगी, तो उसी से संबंधित है। तो आइए जान लेते हैं हम लोग चुनाव आयोग की भूमिका और उससे संबंधित जो कानूनी प्रावधान वगैरह है उसको देख लेते हैं। तो जो है आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव का पर्यवेक्षण और नियंत्रण है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अब चुनाव आयोग की जो नियंत्रित कैसे करता है भाई, उसके द्वारा किया तो जाता है, लेकिन उसके लिए कोई कानून वगैरह है कि नहीं है। तो 1950 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 का मतदाता पंजीकरण नियम चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब आम चुनाव के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे क्या कैसे कब होता है, तो कब हुआ था, यानी कि तो 1952 और 1957 के पहले 2 आम चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मत पेटियाँ होती थी। मतलब दो मत पेटियाँ रख दी जाती थी। एक दो, मान लीजिए कैंडिडेट 2 भी हैं तो एक कैंडिडेट के लिए एक और दूसरे कैंडिडेट के लिए दूसरी पेटी। तो वैसे 1952 और 57 के पहले आम चुनाव में जो है वो इस्तेमाल किया गया था। फिर जिनमें उसमें मतदाता मान लीजिए किसी को एक, मान लीजिए 2 मत पेटियाँ हैं ये। अब मान लीजिए किसी को इनको वोट देना है तो वो जाएगा यहाँ पर मत देगा, किसी को इसको वोट देना है तो वो यहाँ पर मत देगा। तो ऐसे होता था आम चुनाव में, एक पेटी ए हो गया, एक बी हो गया, तो ए को देना है तो ए वाले में जाइए, बी को देना है तो बी वाले में, ये होता था उस समय। तो अब देखते हैं कैसे। तो अब 2000 अब तो भाई ईवीएम हो रहा है ना, तो ईवीएम का प्रयोग कैसे कब हुआ। तो 2004 के लोकसभा चुनाव से सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग शुरू कर दिया गया। फिर 2019 से 100% वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अनिवार्य कर दिया गया। फिर जब जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें कौन से मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे अब वर्तमान में जैसे पेपर बैलेट की मांग उठ रही है, देखते ही होंगे आप लोग हर चुनाव में। तो अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया, जिसमें पेपर बैलेट पर लौटने की मांग की गई थी। मतलब एक पीआईएल विदारी किया गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया। तो अभी मुद्दा क्या चल रहा है, तो ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान किया जाए। यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो मांग कर रहे हैं कि जैसे ईवीएम की जो वोटिंग होती है उसको वीवीपैट से 100% मिलान किया जाए, मतलब जो पर्ची निकलेगी। तो अन्य पीआईएल में ईवीएम और वीवीपैट की 100% गणना की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। फिर कोर्ट ने निर्देश दिया कि संदेह की स्थिति में 5%, यानी कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, अगर कोई डाउट है किसी को, तो इस क्षेत्र में जितने भी ईवीएम मशीन है, मान लीजिए यहाँ पर 100 हैं, तो इसके जो 5% ईवीएम है, अगर आपको डाउट है तो 5% जितने ईवीएम यानी कि 5 ईवीएम उसकी जो है पर्ची मिलान की जाएगी। तो वही लिखा गया है कि कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर संदेह की स्थिति है तो उसमें 5% ईवीएम की माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी को
ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, यानी कि जब ईवीएम के निर्माता हैं उनके उपस्थिति में। और यह प्रक्रिया चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर, अगर आपको कोई डाउट है तो जब चुनाव का परिणाम घोषित हो गया उसके 7 दिनों के भीतर जो है लिखित अनुरोध पर शुरू किया जाएगा। फिर मतदाता सूची में जो हेर फेर होते हैं उसको लेकर भी है। तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है। भाई ये भी तो आरोप लगते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है चर्चा की जा रही है। तो देखते हैं फिर और इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो ईपीआईसी कार्ड की डुप्लीकेशन समस्या, यानी पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में एक ही ईपीआईसी नंबर के दोहराव की शिकायतें भी मिली। तब इसमें आवश्यक सुधार, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, अब भाई इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ईवीएम और वीवीपैट की गिनती, यानी कि ईवीएम और वीवीपैट स्लिप के मिलान का नमूना वैज्ञानिक आधार पर तय किया जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में एक भी विसंगति मिलती है तो उस पूरे क्षेत्र की वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाए। यानी कि मान लीजिए कोई जिला है, उस जिले के एक पोलिंग बूथ जो स्टेशन होता है वहाँ की किसी भी पर्ची में अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी वोटिंग पे, तो अगर आपके मन में डाउट है तब तो आप मान के चलेंगे ना कि हर जगह यही गड़बड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जितनी भी पर्चियाँ हैं उस ज़िले में सारे के सारे को, मतलब ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है उसको मिलान किया जाए, यही मांग हो रही है। फिर फर्जी मतदाता और डुप्लीकेट ईपीआईसी का समाधान, मतदाता सूची को आधार से लिंक करने पर विचार किया जा सकता है। ये भी मतलब जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो एक ही नंबर जारी हो जाता है, तो ये हो रहा है कि अब आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर दिया जाए। फिर अब चुनाव अभियान में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को गंभीर आचार संहिता उल्लंघन पर स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने को अधिकार होना चाहिए। यानी कि इलेक्शन कमीशन को जब आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उस पर जो स्टार प्रचारक होते हैं उनका दर्जा रद्द कर देना चाहिए। चुनाव की खर्च सीमा में पार्टी द्वारा उम्मीदवार को दी गई वित्तीय सहायता को, मतलब अगर चुनाव की खर्च अभी कैंडिडेट के ऊपर किया जा रहा है, मान लीजिए एक पूरी पार्टी है, ये कैंडिडेट हो गए सब, तभी जो चुनाव की खर्च की जो है सीमा दी गई है वो कैंडिडेट के लिए दी गई। तभी इसमें ये किया जा रहा है कि ये जो पार्टी है पार्टी का भी मिलान किया जाए इसके जो है खर्चों को, कि एक चुनाव में कितने खर्च जो है कैंडिडेट का तो हुआ ही, साथ ही साथ पार्टी कितने खर्च कर रही है इसको भी देखा जाए। फिर राजनीतिक दलों के खर्च पर भी सीमा लगाई जाए, यानी कि पार्टी के जो खर्च हैं उस पर भी एक रेगुलेशन लागू किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, उम्मीदवारों को 3 बार आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करनी चाहिए। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम इसको जो है अपने जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसको जो है पेपर में छपाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है प्रचार करना पड़ता है कैंडिडेट को। तभी आप लोग देखिए किसी ने भी अपने यहाँ की जो है किसी एमएलए की बात कर ले या एमपी की बात कर ले, उनसे संबंधित कोई भी खबर ऐसी पड़ी है किसी पेपर में, क्योंकि वो लोग लोकल न्यूज़ में डाल देते हैं। तो लेकिन उसको अभी इसमें दिशा निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 3 बार ऐसा उनको करना है। आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी करना पड़ेगा उनको। तो ये सब सुधार थे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये हमारा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे हम टेलीग्राम का चैनल जो है दे देंगे। बाकी एक खबर आप लोगों ने अभी देखा होगा, हमने डिस्कस किया था, उसको भी हम इसमें पिन कर देंगे, जो था कि लोक अदालत से संबंधित था, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर था विवाद। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा क्या आदेश आया क्या नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।